नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक चीन कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से गिना जाता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद ऐसा सुनने पर बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। आज का चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, सबसे बड़ा निर्यातक है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रिसर्च हर क्षेत्र में आगे है। लेकिन सिर्फ 40-45 साल पहले यही चीन भूखमरी, गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा था। साल 1978 में चीन की हालात ऐसी थी कि वहाँ की 90% से ज़्यादा की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी। पूरी दुनिया की जीडीपी में उसका योगदान सिर्फ 2% का था, लेकिन आज चीन दुनिया की जीडीपी में 18% से ज़्यादा का योगदान देता है। गरीबी दर घटकर 1% से भी कम हो चुकी है और चीन अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा जादू हुआ जिसने चीन को इतनी तेज़ी से बदल दिया? कौन से कदम उठाए गए, कौन सी नीतियां बनी और कौन सी गलतियों से सबक लिया गया, जिस वजह से चीन सिर्फ पिछले 30-40 सालों के अंदर ही इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, इतना ज़्यादा विकसित हो गया। If you don't like slow progress but still want big results, then study how China did it. Tech innovation, AI, semiconductors, robotics, global trade, ports, shipping, supply chains. China's playbook is rewriting the rules. Let's break it down. सबसे पहले एक रोचक तथ्य, चाइना का यह नाम दरअसल चीन, जिसे अंग्रेजी में QIN करके लिखा जाता है, नामक प्राचीन वंश से निकला है। यह वंश 2000 साल पहले चीन को एकजुट करने वाला शासक वंश था। भारत में हम आज भी चीनी कहते हैं और दिलचस्प बात यह है कि चीनी यानी कि शुगर का नाम भी यहीं से पड़ा है, क्योंकि रिफाइंड सफ़ेद चीनी भारत में चीन से ही आई थी और इसीलिए हम उसे चीनी कहने लगे। चीन के लोग अपने देश को जहांगो कहते हैं, जिसका मतलब है मध्य साम्राज्य या मिडिल किंगडम, क्योंकि हजारों साल तक चीन एशिया का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता रहा है। चीन का सुनहरा अतीत और अपमान का 100 साल। इतिहास में चीन एक समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता था, लेकिन 19वीं सदी में औपनिवेशिक ताकतों ने उसे तोड़कर रख दिया। साल 1839 से शुरू होता है चीन का सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी कि अपमान का 100 साल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में अफीम बेचना शुरू कर दिया, जिससे लाखों लोग नशे के शिकार हो गए और पूरा समाज बर्बाद हो गया। इन विदेशी ताकतों से हार के बाद चीन को कई अपमानजनक संधियां करनी पड़ी, जिसमें ज़मीन और बंदरगाह विदेशी ताकतों को सौंप दिए गए। फिर 1850 में आया टैपिंग रेबलियन, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए और 1894 में जापान से युद्ध भी हो गया। जापान से हुए इस युद्ध में चीन को हार भी झेलनी पड़ी। इसके बाद साल 1937 से 1945 तक जापान का कब्जा रहा। उस समय 3 करोड़ से ज़्यादा चीनी नागरिक मारे भी गए थे। यानी 19वीं और 20वीं सदी का शुरुआती हिस्सा चीन के लिए एकदम बर्बादी का दौर था। कम्युनिस्ट क्रांति और माओ जेडोंग की शुरुआत। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान तो चाइना से पीछे हट गया, लेकिन फिर भी चीन में गृह युद्ध छिड़ गया। चीन में आपस में ही 2 पार्टियों के बीच यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच युद्ध शुरू हो गया। साल 1949 में माओ जेडोंग की अगुवाई में कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। माओ को उस समय चाइना का नायक भी मान लिया गया, लेकिन उनके शासनकाल की नीतियाँ चीन को जितना ऊपर ले जा सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा नीचे ले आई। माओ ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया, जिसका मकसद था तेज़ी से औद्योगिकीकरण और कृषि सुधार। इसके तहत किसानों से ज़मीन लेकर सामूहिक खेती कराई गई। साथ ही लोगों को अपने घरों में छोटे भट्ठे बनाकर स्टील बनाने को भी कहा गया। लेकिन इन सब का नतीजा बेहद ही विनाशकारी निकला। स्टील घटिया क्वालिटी का बनने लगा, फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों के पास मेहनत का कोई प्रोत्साहन भी नहीं रहा। वहीं 1958 से 1961 के बीच चीन में भयानक अकाल भी पड़ गया
और अनुमानित है कि इस अकाल में 2 से 4 करोड़ लोग भूख से भी मर गए। इसके बाद 1966 में कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। नाम भले ही संस्कृत के उत्थान का था, लेकिन मकसद सिर्फ माओ की पकड़ मजबूत करना था। इस रिवॉल्यूशन के तहत छात्रों की रेड गार्ड सेनाएं बनाई गईं, जिन्होंने बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और नेताओं को प्रताड़ित किया, जिस वजह से शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई, सांस्कृतिक धरोहरें नष्ट हो गईं और लाखों लोग मारे भी गए। माना जाता है कि माओ की इन नीतियों की वजह से चीन में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि माओ पूरी तरह से खलनायक नहीं थे। उनके दौर में महिलाओं को बराबरी का हक भी दिया जाता था। मैरिज ऑफ लॉ 1950 के तहत जबरन और तयशुदा शादी को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया था। महिलाओं को तलाक का अधिकार भी दिया गया था। इसके अलावा माओ ने शिक्षा पर भी ध्यान दिया था, जिससे देश भर में स्कूल खोले गए और साक्षरता दर में बड़ा सुधार आया। यह वही नींव थी जिस पर आगे चीन ने अपने विकास की इमारत खड़ी करी। चीन में असली बदलाव की शुरुआत देंग सियाओपिंग के समय से हुई। साल 1976 में माओ की मृत्यु हो गई और 2 साल बाद देंग सियाओपिंग सत्ता में आए। इन्हें आधुनिक चीन का वास्तुकार भी कहा जाता है। देंग का मानना था कि माओ की ज़्यादा सरकारी पकड़ ने चीन को बर्बाद किया है और इसीलिए उन्होंने आर्थिक सुधार शुरू किए, जिन्हें सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक कहा गया। देंग ने अपने शासनकाल में चीन में कई सारे सुधार किए, जिसमें था कृषि सुधार। किसानों को लीज पर जमीन दी गई और तय कोटा सरकार को देने के बाद वे अपनी अतिरिक्त उपज को बेच सकते थे। इससे उत्पादन में भी तेजी आई। दूसरा जो था उद्योग सुधार। फैक्ट्रियों के प्रबंधन को निर्णय लेने की आज़ादी मिली। इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों आगे बढ़ी। तीसरा जो सुधार देंग ने किया वह सबसे महत्वपूर्ण सुधार था शिक्षा सुधार। साल 1986 में 9 साल की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। शिक्षा पर लगातार खर्च बढ़ाया गया और जिससे साक्षरता दर 65% से बढ़कर 95% तक हो गई। TVES यानी टाउनशिप और विलेज इंटरप्राइजेज, गांव और कस्बों में छोटे उद्योग खोले गए, लाखों नौकरियां बनी और जिससे ग्रामीण शहरी आय का अंतर भी कम हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट और आसान नियम दिए गए। शेनझेन जो कि कभी मछुआरों का गांव हुआ करता था, आज हाईटेक सिटी बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में सुधार। इसके तहत सड़कों, रेलवे, बिजली, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया। साल 1990 के दशक में रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च किए गए। देंग का एक मशहूर कथन है कि क्रॉस द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स, यानी धीरे धीरे सोच समझकर हर कदम पर परीक्षण करते हुए आगे बढ़ो। इन सुधारों के बाद चीन की तस्वीर बदल गई। साल 1980 में चीन का विदेशी निवेश यानी कि FDI सिर्फ 0.06 बिलियन डॉलर का था, लेकिन यह अब 303 बिलियन डॉलर से भी अधिक का हो चुका है। 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से ज़्यादा थी, लेकिन आज चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 3 गुना अधिक है। 1980 में अब तक चीन ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन भी है। शेनझेन, शंघाई और बीजिंग जैसे शहर दुनिया के वित्तीय और टेक्नोलॉजी के केंद्र बन गए हैं। पर सब कुछ परफेक्ट नहीं था। देंग की नीतियों ने आर्थिक चमत्कार तो किया ही, लेकिन राजनीतिक तानाशाही ही बनी रही। 1989 में तियानआनमेन चौक पर लोकतंत्र की मांग कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाई गई। साथ ही तेजी से विकास की कीमत पर्यावरण ने भी चुकाई है। चीन आज प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, पानी की कमी जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है और आज वर्तमान नेता शी जिनपिंग के दौर में फिर से सख्त सेंसरशिप और तानाशाही बढ़ रही है। दोस्तों, चीन की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी देश रातों रात नहीं बदलता है। बदलाव के लिए कई दशकों तक सोची समझी नीतियाँ, शिक्षा पर निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेहनती जनता की ज़रूरत होती है। चीन का सफ़र गरीबी से सुपर पावर बनने तक है, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी है कि अगर लोकतंत्र और पर्यावरण की अनदेखी की जाए तो विकास अधूरा ही रह जाता है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन असली सवाल यह है कि आने वाले दशकों में वह सिर्फ आर्थिक शक्ति बना रहेगा या सच में एक जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व भी देगा। इस वीडियो के बारे में आप सभी लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।